Here comes one of the most important topics from this chapter, extraction of metals. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हम करने वाले हैं उनकी ओर से। ओर एक ऐसा मिनरल होता है जिसमें मेटल तो प्रेजेंट रहेगा बट उसके साथ कुछ इंप्योरिटीज भी प्रेजेंट हो सकती हैं। कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, मर्करी सल्फाइड HTS, जिसको और क्या बोला जाता है, सिनेबार। ओके, ये मर्करी की एक कॉमन ओर है। मर्करी हमको नेचुरल फॉर्म में, सिंपली प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा Hg की फॉर्म में, हमें वो मिलने वाला है S फॉर्म में, मर्करी सल्फाइड की फॉर्म में। अब यहां से दैट मीन्स अगर हम सिर्फ एंड सिर्फ इस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो समहाउ हमको इस सल्फर को यहां से रिमूव करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, कि किस तरह से हम इसकी ओर से जो कोई भी इंप्योरिटी है, फालतू जो चीज उसमें जुड़ी हुई है मेटल के साथ, उसको रिमूव कर दें एंड हमारे पास प्योर फॉर्म में वो मेटल मिल जाए। दैट इज कॉल्ड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। नाउ लेट्स सी कि जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है किस तरह से होता है। फर्स्टली यू मस्ट नो कि जो ये प्रोसेस रहता है एक्सट्रैक्शन का, ये डिपेंड करता है मेटल्स की रिएक्टिविटी के ऊपर। सभी मेटल्स को सेम मेथड से हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते उनकी ओर से, राइट। इट डिपेंड्स कि जो मेटल हम एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं वो कितना रिएक्टिव है। अगर तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, उसकी रिएक्टिविटी बहुत ही हाई है, तो एक अलग तरह का मेथड हम यूज़ करेंगे उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अगर उस मेटल की रिएक्टिविटी लेट से थोड़ी मिड में लाई करती है, राइट, मॉडरेटली वो रिएक्टिव है, सो आई एम राइटिंग मॉडरेट, अगर उसकी रिएक्टिविटी मॉडरेट है तो एक अलग तरह का मेथड हम यूज करने वाले हैं। एंड सिमिलरली अगर काफी लो है उसकी रिएक्टिविटी, तो उसके लिए हम एक अलग तरह का मेथड यूज करेंगे उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। एंड अगर बिल्कुल ही लो है, बिल्कुल ही बॉटम पे वो लाई कर रहा है, तो वो तो हमको वैसे ही प्योर फॉर्म में मिलने वाला है, उसकी हमको और नहीं मिलने वाली है। लाइक सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इनकी रिएक्टिविटी तो सबसे लीस्ट होती है, राइट। दैट्स वाई ये हमको ऑलरेडी नेटिव स्टेट में मिलते हैं, प्योर फॉर्म में ही मिलते हैं। तो सबसे पहले एक समरी की फॉर्म में देखते हैं कि इन तीनों तरह के मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में क्या डिफरेंस आता है, किस तरह का मेथड यूज होता है। देखो, अगर मेटल हाईली रिएक्टिव होगा तो उसके लिए हम मेथड यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का। अगर जो मेटल है वो मॉडरेटली रिएक्टिव है तो हम यूज करेंगे रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड यूजिंग द कार्बन। कार्बन को उसकी ओर में ऐड करके उसको हीट किया जाता है, जिससे वो रिड्यूस हो जाता है इनटू द प्योर मेटल। एंड अगर मेटल कोई ऐसा है, कॉपर, मर्करी, और वो हमको सल्फाइड की फॉर्म में मिल रहा है, तो उसको हीट करके विदाउट एडिंग द कार्बन उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं इनटू द प्योर मेटल। कॉपर आप देख रहे हो यहाँ भी मेंशन है, यहाँ भी मेंशन है। सो बेसिकली क्या है, कॉपर अगर ऑक्साइड की फॉर्म में रहेगा तो ये वाला मेथड यूज किया जाएगा, एंड कॉपर अगर सल्फाइड की फॉर्म में हमको मिलेगा तो इस तरह का मेथड हमको यूज किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स, जो कि ये 5 हैं: पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। रिएक्टिविटी में सबसे ऊपर लाई करते हैं, इस वजह से इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही हाई है। ओके, इनको प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो मेथड यूज होता है दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। उनकी ओर को सबसे पहले मेल्ट किया जाता है, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया मोल्टन, मतलब उनकी ओर को मेल्ट किया जाएगा एंड देन उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए, इलेक्ट्रोलिटिक ब्रेकडाउन करने के लिए, ठीक है। सो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर दीज मेटल्स। इनके लिए क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो कार्बन है, कार्बन बाय द वे यू मस्ट नो बहुत अच्छा एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ओके। स्पेशली जो ये वाली मेटल्स हैं इनके लिए मेथड ही यूज हो रहा है, देखो, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड यूजिंग द कार्बन। बट जो ये वाली मेटल्स हैं इनके लिए कार्बन को हम नहीं यूज करते हैं। यही क्वेश्चन पूछा गया कि कार्बन कैन नॉट रिड्यूस देयर ऑक्साइड्स, जो ये रिएक्टिव मेटल्स हैं, वाई, व्हाट इज द रीजन। तो इसका यही आंसर है कि जो ये मेटल्स होते हैं ना, इनकी ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के टुवर्ड्स एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब है अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा है। तो कार्बन क्या है, इसको यहाँ से रिमूव नहीं कर सकता इस ऑक्सीजन को। बाकी के जो मेटल्स हैं, जो ये वाले मेटल्स हैं मॉडरेटली जो रिएक्टिव हैं, इनकी ऑक्सीजन के टुवर्ड्स अफिनिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए इनको रिड्यूस करने के लिए हम यस कार्बन को यूज़ कर सकते हैं। बट इस मेथड को इस रीजन की वजह से इन रिएक्टिव मेटल्स के लिए हम नहीं यूज़ कर पाते। इसको प्रॉपरली आपने पढ़ लेना है, दिस इज द प्रॉपर आंसर। नाउ लेट्स सी कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं इनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फर्स्टली सोडियम मेटल की हम एग्जांपल लेते हैं। सोडियम को देखो एक्सट्रैक्ट किया जाता है यूजिंग विच मेथड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इट्स मोल्टन क्लोराइड। सोडियम का जो क्लोराइड है NaCl, इसकी मोल्टन फॉर्म, मतलब इसको मेल्ट किया जाएगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। अब सबसे पहले जब इसको हम मेल्ट कर देंगे NaCl को, तो हमारे पास आयोनिक फॉर्म में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में, ठीक है। ये पहला स्टेप है। NaCl को, कॉमन सॉल्ट को हमने मेल्ट किया एंड आपके पास Na प्लस में एंड Cl नेगेटिव में वो क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। अब इसका सेकेंड प्रोसेस है इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करना, इसमें से करंट को पास किया जाएगा। देखो, दिस इज द मोल्टन सोडियम क्लोराइड एंड इसमें से हम करंट को पास कर रहे हैं। आपके पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, वन इज कैथोड, वन इज द एनोड। अब मोल्टन NaCl है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे Na पॉजिटिव के आयंस होंगे इस तरह से, ओके।
एंड बहुत सारे Cl नेगेटिव के आयंस भी यहाँ पर प्रोड्यूस हो चुके होंगे। ठीक है, अब जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, देखो दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, अब जो Na पॉजिटिव है ये सिंपली नेगेटिव जो कैथोड है इसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाएगा। सो जितने भी Na पॉजिटिव के आयंस हैं ये S टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाने वाले हैं, समथिंग लाइक दिस। सिमिलरली जो ये Cl नेगेटिव आयंस हैं, दीज आर नेगेटिव, सो ये पॉजिटिव जो एनोड है उसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाएंगे। Cl नेगेटिव आयंस S टुवर्ड्स ऐसे जाने वाले हैं। सो एट द एंड आपको क्या देखने को मिलेगा, कैथोड होगी, इसके पास आपको सोडियम मेटल मिल जाने वाला है, एंड जो एनोड रहती है उसके ऊपर क्लोरीन की जो गैस है Cl2 वो इवॉल्व हो जाने वाली है। So this is the summary of this whole process, electrolytic reduction of the sodium metal. The next is extraction of moderately reactive metals. Moderately reactive metals में कौन आते हैं? Zinc, iron, lead and copper. इनके लिए मेथड यूज होता है reduction of their oxide using the carbon. अच्छा, कार्बन किस फॉर्म में यहाँ पे लेंगे? कार्बन की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, यहाँ पे हम कोक को यूज करते हैं। कोक इज प्योर कार्बन, इसको यूज करके हम इनके मेटल ऑक्साइड्स को हीट करते हैं, एंड जैसे ही उनको आप हीट करोगे तो वो रिड्यूस होके किस फॉर्म में मिल जाएगा? मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में मिल जाने वाला है। एंड कोक को भी हमने ऐड किया तो कुछ ना कुछ ये भी बनाएगा, कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वो इवॉल्व हो जाने वाली है एज द बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो सिंपली ये प्रोसेस रहता है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में, आपको कोक को ऐड करके इनके मेटल ऑक्साइड को हीट करना है एंड यू विल गेट द प्योर मेटल। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा कई बार लेंथी हो जाता है, बिकॉज कई बार जो मेटल हम एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं वो ऑक्साइड की फॉर्म में हमें मिलता ही नहीं, वो नेचुरली हमें कार्बोनेट की फॉर्म में या सल्फाइड की फॉर्म में मिलता है। एंड कार्बोनेट या सल्फाइड से उसको डायरेक्टली मेटल में एक्सट्रैक्ट करना इज नॉट ईजी। उसको क्या करना पड़ता है, अगर वो कार्बोनेट की फॉर्म में है या एक मेटल सल्फाइड की फॉर्म में है तो सबसे पहले उसको ऑक्साइड की फॉर्म में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक तो ये स्टेप हो गया, देन फर्दर उसको मेटल ऑक्साइड से रिड्यूस करके हमको मेटल मिलेगा। दैट मीन्स प्रोसेस में 2 स्टेप्स पड़ जाते हैं। अगर मेटल कार्बोनेट की फॉर्म में मिला तो उसको मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है कैल्सिनेशन। एंड अगर हमको मेटल जो है वो सल्फाइड की फॉर्म में मिल रहा है तो उसको ऑक्साइड की फॉर्म में जो कन्वर्ट करने की प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है? रोस्टिंग। अब इसको देखते हैं कि व्हाट इज दिस कैल्सिनेशन, व्हाट इज दिस रोस्टिंग एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 प्रोसेसेस। सो लेट्स स्टार्ट विद द कैल्सिनेशन। देखो कैल्सिनेशन में हम क्या कर रहे हैं, कार्बोनेट को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू द ऑक्साइड, है ना। किस तरह से होगा? कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट ओर इज हीटेड स्ट्रांगली, इसको बहुत स्ट्रांगली हम हीट करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जो यहाँ पे कीवर्ड है बहुत जरूरी वो ये वाला है, एब्सेंस ऑफ एयर है, मतलब इसमें ऑक्सीजन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कि इसके साथ ऑक्सीजन इस तरह से रिएक्ट कर रही है, राइट। सिर्फ जिंक कार्बोनेट को हमने हीट करके उसको ब्रेक डाउन किया है, एंड देखो आपके पास जिंक का ऑक्साइड मिल रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। सो इस प्रोसेस को बोला जाता है कैल्सिनेशन। नाउ लेट्स सी व्हाट इज दिस रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब आप सबको पता है किसी की बहुत ज्यादा बेइज्जती करना। दिस इज नॉट दैट रोस्टिंग, वो रोस्टिंग अलग होती है। यहाँ पे जो रोस्टिंग है ये ऐसा प्रोसेस है जब आपके पास मेटल सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। सल्फाइड से उसको ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम यूज करते हैं रोस्टिंग। अब क्या डिफरेंस है, किस तरह से कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग एक दोनों से अलग अलग हैं। ये कीवर्ड था यहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर। यहाँ पर भी देखो हीट तो स्ट्रांगली ही किया जाता है, बट जो डिफरेंस आता है दैट इज इट इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ द एयर। अब आप देख रहे हो यहाँ पे एक तो जिंक का सल्फाइड तो है लेकिन साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, जो कि यहाँ पर इस तरह से हमने नहीं लिखी थी। दैट इज द की डिफरेंस, ओके। एंड देखो आपके पास जिंक सल्फाइड को आपने हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड आपके पास क्या मिल रहा है? जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस। गैस तो इवॉल्व हो जाने वाली है, बट मेनली अब यहाँ पे आपको जिंक का ऑक्साइड मिल चुका है। तो इन दोनों ही प्रोसेसेस में आपको मेटल का ऑक्साइड मिल रहा है, जिसको फर्दर सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे? कोक की हेल्प से इसको हीट करके इसको कन्वर्ट कर दोगे इनटू द प्योर मेटल, प्योर जिंक मेटल। अब इसी चीज को देखेंगे कि जब आपके पास जिंक ऑक्साइड मिल गया, चाहे वो किसी भी प्रोसेस से मिला हो, इधर थ्रू द कैल्सिनेशन और थ्रू द रोस्टिंग, लेकिन एक बार जब आपके पास जिंक ऑक्साइड मिल गया, इससे फर्दर आपको जिंक कैसे बनाना है? देखो, रिडक्शन ऑफ द जिंक ऑक्साइड विद द कार्बन। जब आपके पास जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा तो आपको हीट करना है यूजिंग द कार्बन। कार्बन यहाँ पे यूज किस फॉर्म में कर रहे हैं? कोक की फॉर्म में। एंड जब आप इसको हीट करोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे इवॉल्व हो जाने वाली है, एंड आपके पास प्योर जिंक मेटल यहाँ पे मिल जाने वाला है। तो ये प्रोसेस यूज होता है टू एक्सट्रैक्ट वो वाले मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में मिड में लाई करते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। इसी के रिगार्डिंग ये एक PYQ है। देखो यहाँ पे पूछा है कि जो मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में मेटल लाई करते हैं, जो मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, इट मींस उनको उनकी कार्बोनेट की ओर से किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, जो ये फ्लो चार्ट है ये बना सकते हो।
अगर पूरा नहीं बनाना तो एटलीस्ट जो ये कैल्सिनेशन वाला पार्ट है इसको आप बना सकते हो, बिकॉज स्पेसिफिकली इसमें पूछा गया थ्रू देयर कार्बोनेट ओर। ठीक है, तो आपने ये एक्सप्लेन कर देना कि कार्बोनेट को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू द मेटल ऑक्साइड, देन उसको रिड्यूस करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द मेटल। देन रिएक्शंस आपको लिखनी पड़ेंगी, ये कैल्सिनेशन वाला पार्ट एक्सप्लेन कर दो, एंड देन उसके बाद जो ये रिडक्शन वाला पार्ट है आपको ये एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, अगर बाय द वे सिमिलरली आपसे सल्फाइड ओर का पूछा हो तब आपको जो रोस्टिंग का प्रोसेस है ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में से हम जिंक को कवर कर चुके हैं। एक और एग्जांपल जो आयरन की है वो बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। आयरन को देखो इस तरह से भी आप रिड्यूस कर सकते हो यूजिंग द कार्बन, बट इसको रिड्यूस करने का एक और अल्टरनेटिव मेथड है हमारे पास जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज दिस थर्माइट रिएक्शन, जिसको समटाइम्स थर्मिट रिएक्शन भी बोला जाता है। दोनों ही वर्ड्स यहाँ पे यूज हो सकते हैं, थर्मिट रिएक्शन और थर्माइट रिएक्शन। आइए इसको समझते हैं। देखो हम स्टार्ट यहाँ पे कर रहे हैं आयरन के ऑक्साइड से, एंड हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको किसी तरह से रिड्यूस करना चाह रहे हैं। रिडक्शन का मतलब इसमें से ऑक्सीजन को हम रिमूव करना चाह रहे हैं सो दैट हमारे पास सिर्फ आयरन की यहाँ पे प्रोडक्शन हो सके, हमारे पास लास्ट में आयरन मिल सके एज अ रिजल्ट। ठीक है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए हमको कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा जो कि इसको रिड्यूस कर दे। तो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम को। देखो एल्यूमिनियम जो है वो यहाँ पे आयरन से ज्यादा रिएक्टिव रहता है, रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम ऊपर लाई करता है देन द आयरन। इस वजह से इसमें से ऑक्सीजन को ये क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, या कह लो जो आयरन है उसको डिस्प्लेस कर देगा। देखो आयरन यहाँ पे अलग हो जा रहा है एंड खुद ये जाके क्या है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाने वाला है। इन दिस रिएक्शन बहुत ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस होती है। इट मींस ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है, एंड इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है इस रिएक्शन में कि जो ये आयरन यहाँ पे प्रोड्यूस हो भी रहा है, दिस इज इन द मोल्टन स्टेट, एल लिखा हुआ है देखो यहाँ पे। ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ हीट इज सो लार्ज दैट आयरन मेटल इज प्रोड्यूस्ड इन द मोल्टन स्टेट। इसीलिए इसको यूज किया जाता है टू वेल्ड द ब्रोकन आयरन पीसेस। जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, लेट्स से अगर वो कहीं से ब्रेक हो जाता है तो उसको वेल्ड करने के लिए इस थर्मिट रिएक्शन को या थर्माइट रिएक्शन को यूज किया जाता है। नाउ लेट्स सी कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स काफी नीचे लाया करते हैं लाइक कॉपर एंड मर्करी, इनको किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ द मर्करी फर्स्ट। मर्करी इज कॉमनली फाउंड इन दिस फॉर्म मर्करी सल्फाइड विच इज कॉमनली नोन एज सिनेबार। तो देखो फर्स्टली तो इनकी हमको रोस्टिंग करनी पड़ेगी। इट मीन्स इनको हीट करना पड़ेगा वेरी स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड आपके पास मर्करी का ऑक्साइड मिल जाने वाला है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे इवॉल्व हो जाने वाली है। अब इसको फर्दर आप हीट करोगे, सिंपली ये रिड्यूस हो जाने वाला है इनटू द सिल्वर मेटल एंड ऑक्सीजन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। तो ये तो हो गया मर्करी को प्रोड्यूस करने का तरीका। सिमिलरली अगर हमको कॉपर के सल्फाइड से कॉपर को ऑब्टेन करना है, यहाँ भी दो स्टेप्स लगते हैं। सबसे पहले कॉपर सल्फाइड की हमको रोस्टिंग करनी पड़ेगी, उसको हम बहुत स्ट्रांगली हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड आपके पास कॉपर का ऑक्साइड मिल जाएगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। देन कॉपर का जो ऑक्साइड है जब इसको फर्दर हम हीट कर रहे हैं तो ये बाकी के जो रिमेनिंग कॉपर सल्फाइड है उसके साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो आपके पास देखो कॉपर की यहाँ पे फॉर्मेशन मिल रही है। वी गेट द प्योर कॉपर मेटल एंड द सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर। रिफाइनिंग का मतलब होता है उसको और ज्यादा साफ करना। कई बार देखो जो यहाँ पे हमने कॉपर यहाँ पे प्रोड्यूस किया यूजिंग द मेटलर्जी इतना ज्यादा प्योर नहीं होता है, स्टिल इसमें कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज बच जाती हैं, एंड कई एप्लीकेशंस में हो सकता है हमको इससे भी ज्यादा प्योर कॉपर की रिक्वायरमेंट हो, राइट। सो इसको और ज्यादा साफ करने के लिए या कह लो अगर उसमें स्टिल कुछ इंप्योरिटीज हैं उनको रिमूव करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं विच इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं उसको साफ करने के, बट दिस इज वन ऑफ द मेथड्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी। ओके, सो देखो किस तरह से ये वर्क करता है। फर्स्टली आप क्या करोगे, जो भी कॉपर की स्ट्रिप है जिसको आप साफ करना चाहते हो, प्योरीफाई करना चाहते हो, मतलब उसमें इंप्योरिटीज हैं, उसको यूज करोगे यहां पर एट एनोड। तो जो ये स्ट्रिप है दिस इज इम्प्योर कॉपर, इसको आपने पॉजिटिव ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। एंड एक आप क्या करोगे, ऑलरेडी जो प्योरीफाइड कॉपर की स्ट्रिप रहेगी उसको आप यहां पर लगा दोगे, उसको कनेक्ट कर दोगे नेगेटिव ऑफ द बैटरी के साथ। सो दिस इज कैथोड। ओके, एंड इन दोनों ही स्टेप्स को हम डिप कर देंगे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। यहां जो सॉल्यूशन यूज होता है वो उसी मेटल के सॉल्ट का सॉल्यूशन होना चाहिए जिसको आप प्योर कर रहे हो। लाइक इसको अगर हम यहाँ पे कॉपर को प्योर करना चाह रहे हैं तो कॉपर के ही किसी सॉल्ट का सॉल्यूशन होगा। ऐसा नहीं है कि मैं FeSO4 को यूज कर लूंगा फेरस सल्फेट को, ठीक है। सो कॉपर सल्फेट को हम यूज कर रहे हैं एंड इसमें कुछ ड्रॉप्स हम डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह की डाल देंगे सो दैट जो ये सॉल्यूशन है और ज्यादा कंडक्टिंग बन जाए, एक इलेक्ट्रोलाइट बन जाए। एक वर्ड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट। इट मीन्स एक ऐसा सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। ओके, अब ये सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें से देखो जब हम करंट पास करेंगे तो धीरे धीरे क्या होने वाला है,
प्योर कॉपर की जगह पे हमने एक थिन स्ट्रिप लगाई है, बहुत थिन, है ना। धीरे 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 एज द टाइम पासिस बाय, जैसे जैसे करंट इसमें से पास होगा तो हुआ क्या, सबसे पहले तो एनोड से जो कॉपर है, राइट, वो ब्रेक डाउन होके Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा। दैट मीन्स यहां से इस एनोड से कॉपर के आयंस यहां कॉपर के सॉल्यूशन में आना शुरू कर देंगे। ओके, दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। कॉपर 2 पॉजिटिव, दैट मीन्स यहां पर बहुत सारा कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा इस सॉल्यूशन में, एंड इस सॉल्यूशन में से फर्दर जो कॉपर के आयंस हैं Cu2 पॉजिटिव, वो इसके टुवर्ड्स, इस कैथोड के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज दिस इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ द बैटरी। सो धीरे धीरे क्या होने वाला है, कॉपर के जितने भी आयंस हैं वो इस कैथोड के टुवर्ड्स जाते जाएंगे एंड इस कैथोड के ऊपर इकट्ठा होना शुरू कर देंगे। एंड एज द टाइम पासिस बाय, जो ये बहुत थिन स्ट्रिप हमने यूज करी थी प्योर कॉपर की, इसके ऊपर और भी जो कॉपर है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, एंड धीरे धीरे आप देखोगे जो एनोड है वो थिन होती जाएगी, एंड जो कैथोड है वो और ज्यादा थिक हो जाएगी, बिकॉज प्योर कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा। सो आफ्टर सम टाइम आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, एनोड अब बहुत थिन हो चुकी है एंड कैथोड आपके पास बिल्कुल प्योर कॉपर आपके पास इस तरह से मिल चुका है। एंड बाय द वे, इन दिस प्रोसेस जैसे जैसे एनोड थिन होती जाएगी, कॉपर के आयंस तो इसके ऊपर डिपॉजिट होते जा रहे हैं, बट लेट्स से जो इंप्योरिटीज रहेंगी उनका क्या होगा। अगर इंप्योरिटीज सॉल्युबल हैं तो वो इसके सॉल्यूशन में घुल जाने वाली हैं, एंड लेट्स से अगर कुछ इस तरह की इंप्योरिटीज हैं जो बिल्कुल इसमें डिसॉल्व नहीं हो रही इस सॉल्यूशन में, तो वो इस तरह से यहाँ पर नीचे बैठ जाने वाली हैं। अब बिकॉज जो इंप्योरिटीज हैं ये एनोड पर थी, इस वजह से इन इंप्योरिटीज को हम क्या कहते हैं, एनोड मड। सो ये वो इंप्योरिटीज हैं जो एनोड से निकली हैं, एनोड की मिट्टी है, ये एनोड का वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन ऑब्टेन प्योर कॉपर। नेक्स्ट टॉपिक इज कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है धीरे धीरे जब मेटल्स क्या होते हैं, डिटीरियोरेट हो जाते हैं, मतलब वो खराब होना शुरू हो जाते हैं, जो उनकी अपर सरफेस है, सबसे आउटर मोस्ट सरफेस है, वो धीरे धीरे खराब हो रही है, राइट, ड्यू टू मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, ड्यू टू द एक्शन ऑफ द एयर, मॉइस्चर, और कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो सकती है, जैसे लेट्स से हम उसके ऊपर एसिड वगैरह डाल दें, राइट। सो व्हाट आर सम एग्जांपल्स, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सिल्वर। सिल्वर की जो चीज़ें होती हैं, सिल्वर यूटेंसिल्स है या सिल्वर कॉइन्स हैं, सिल्वर की ज्वेलरी है, धीरे धीरे इस तरह से थोड़ी सी ब्लैक पड़ना शुरू कर जाती है ड्यू टू द कोरोजन। सिमिलरली जब कॉपर कोरोड करता है उसका कलर इस तरह का हो जाता है, ग्रीनिश इन कलर, एंड दिस इज हाउ द कोरोजन ऑफ द आयरन लुक्स लाइक। एक फ्लेकी सी उसके ऊपर एक लेयर सी बन जाती है। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। किसी मेटल की सरफेस को कोरोड होने से किस तरह से बचा सकते हैं। हमारे पास 4-5 अलग अलग मेथड्स हैं। सबसे जो इजी मेथड है, स्पेसिफिकली अगर मैं हाउस होल्ड मेथड से शुरू करता हूँ, दैट इज अ पेंटिंग। अगर लेट से कोई आयरन की सरफेस है और वो खुले में कहीं पे रखी रहती है, तो आपने देखा होगा उसके ऊपर जंग लग जाता है ड्यू टू द मॉइस्चर, राइट। आयरन को कोरोड होने के लिए आमतौर पे दो चीजों की देखो रिक्वायरमेंट रहती है, वन इज ऑक्सीजन एंड सेकंड वन इज द मॉइस्चर। अगर दोनों में से एक भी चीज आयरन को नहीं मिलेगी तो आयरन की रस्टिंग नहीं होगी, ठीक है। लेट से आयरन के गेट्स हैं, तो उनको कोरोड होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, सो दैट ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर दोनों ही चीजों का डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो पाए आयरन की सरफेस के साथ, एंड जो आयरन का जो गेट होता है वो कोरोड नहीं होता। अगर हम मशीनरी पार्ट्स की बात करेंगे तो उनको कोरोजन से बचाने का एक आम तरीका होता है उनको ऑयलिंग करना या फिर ग्रीजिंग करना, बिकॉज इससे भी क्या होगा, वो डायरेक्ट ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आने से बच जाते हैं। Another method to prevent the metals from corroding is called electroplating. Electroplating का मतलब क्या होता है, जो भी मेटल है लेट से जिसको हमने बचाना है कोरोजन से, उसके ऊपर किसी ऐसे मेटल की बहुत थिन सी लेयर बना दो जो बहुत कम रिएक्टिव हो, जिसका कोरोजन इतनी जल्दी ना होता हो, ठीक है। कॉमन सी एग्जांपल है जो बाइसाइकिल के हैंडल्स होते हैं, आपने देखा होगा उसके ऊपर इतनी जल्दी जंग नहीं लगता, उसका कोरोजन नहीं होता, बहुत शाइनी रहते हैं बहुत लंबे टाइम तक, बिकॉज उसके ऊपर एक बहुत थिन लेयर चढ़ा रखी होती है, किस चीज़ की, क्रोमियम मेटल की। जो क्रोमियम है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, सो ऐसा नहीं होगा कि पूरा साइकिल ही या साइकिल का जो पूरा हैंडल है वो पूरा ही क्रोमियम का बना होगा, बिकॉज इस तरह से अगर करेंगे तो जो साइकिल है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाने वाली है, ठीक है। सो क्या होता है, नीचे चाहे वो कोई भी मेटल रहे, लेकिन उसके ऊपर हम क्या कर देंगे, बहुत थिन लेयर चढ़ा देंगे क्रोमियम की, सो दैट उसका कोरोजन ना हो सके। कोरोजन से बचाने का एक और जो तरीका है, दैट इज कॉल्ड एलॉय बनाना। एलॉय क्या होते हैं, एलॉय होते हैं मिक्सचर दो मेटल्स के या एक मेटल एंड एक नॉन मेटल के। बिकॉज अगर एक सिंपल एक हम प्योर मेटल की ही बात कर लेते हैं, कॉपर की बात कर लेते हैं, तो बहुत जल्दी उसकी रस्टिंग हो सकती है, लेकिन वही अगर कॉपर को किसी और चीज़ के साथ हम मिक्स कर दें और उसका एक एलॉय तैयार कर दें, ठीक है। सिमिलरली अगर आयरन है, आयरन की सिंपली अगर हम बात करेंगे तो रस्टिंग बहुत जल्दी होती है, लेकिन आयरन को ही अगर किसी और चीज़ में हम मिक्स करके उसका एक एलॉय बना देते हैं, तो क्या होता है, उसकी जो रिएक्टिविटी है थोड़ी सी कम हो जाती है, एंड उसका कोरोजन जो होगा, उसकी जो रेट होगी बहुत ही रिड्यूस हो जाती है।
आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।